नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं वैभव कुमार। आप देख रहे हैं DNN हिंदी। दो सवालों की हम पड़ताल करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो दलित कार्ड खेल रही है, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश का प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम को बनाया है। कौन है राजेंद्र पाल गौतम, क्या उनका राजनीतिक इतिहास है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही क्या ये बसपा के लिए चुनौती हो सकता है या बसपा को सावधान रहना चाहिए, इन दोनों ही सवालों का हम परीक्षण करेंगे, पड़ताल करेंगे। बने रहिए। कुछ दो चार सवाल हैं जो कि आपको जिसके जवाब देने हैं, वो मैं आपसे पूछ के जाऊं कमेंट करने के लिए। आपको कमेंट करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरें और विश्लेषण, ग्राउंड रिपोर्ट और सामाजिक मुद्दों पे बारीक रिपोर्ट आपके लिए हम लेके आते हैं। आपको मालूम होगा राजेंद्र पाल गौतम जो कि कांग्रेस पार्टी के SC डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, जो कि अपने आप में काफी बड़ा पद होता है। उनको पदोन्नति मिल गई है, उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब द्वारा। और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दलित समाज को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा प्रयासरत नजर आ रही है। लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, चाहे आरक्षण के मुद्दे पे, चाहे दलित स्वाभिमान के मुद्दे पे। और राहुल गांधी जी का खास ध्यान जो है वो दलित वोटरों के ऊपर है। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के रडार में है, उनके पूरी रणनीति के केंद्र में उत्तर प्रदेश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार वापस चाहती है। कौन सा जनाधार? 3 दशक पहले की स्थिति में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आना चाहती है। इसको लेकर लगातार कवायद चल रही है और इसी क्रम में राजेंद्र पाल गौतम जी को वहां उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राजेंद्र पाल गौतम जो हैं वो आम आदमी पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे। सीमापुरी जो विधानसभा है दिल्ली की, वहां से वो विधायक रहे हैं और विधायक बनने के बाद उनको मंत्री पद मिला। और 5-5 मंत्रालय उनके पास थे, डिपार्टमेंट उनके पास थे। कई बार बहुत अहम मंत्रालय भी मिले, लेकिन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा जो उन्होंने पढ़ी, उस कार्यक्रम को लेके विवाद हो गया। उस समय गुजरात के चुनाव चल रहे थे, बीजेपी ने वो मुद्दा लपक लिया और टीवी पर बहुत बड़ा विवाद हुआ और अंततः राजेंद्र पाल गौतम ने अपना जो इस्तीफा है वो आम आदमी पार्टी को सौंप दिया, केजरीवाल साहब को सौंप दिया और वो आज़ाद हो गए। और इसके अलावा वो सक्रिय पहले से ही रहे हैं। जो लोग जानते हैं पुराना इतिहास, उनको मालूम है कि बाबा साहब के बनाए संगठन समता सैनिक दल में वो पदाधिकारी रहे हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। और एक सिपाही के रूप में उन्होंने समता सैनिक दल की वर्दी पहन के अम्बेडकरवाद को, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाया है। और अपने सीमापुरी क्षेत्र में जब वो सामाजिक मुद्दों को लेकर, नशा मुक्ति अभियान, इन सब चीज़ों को लेकर सक्रिय थे, तो उनका टकराव, उनकी मुलाकात, टकराव नहीं, वो टकरा गए वहाँ पर जो कि केजरीवाल साहब की NGO थी, जो कि सिमिलर मुद्दों पे काम कर रही थी। और वहीं से शुरुआत होती है उनके राजनीतिक करियर की। आम आदमी पार्टी शुरू में ऐसे लोग ढूंढ रही थी जो कि चुनाव लड़ सकें। किसी को अंदाजा नहीं था कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी शुरुआत में पहले ही चुनाव में 27-28 विधायक जिता ले जाएगी। और लोग टिकट लेने तक को तैयार नहीं थे, ढूंढ ढूंढ के टिकट दिए जा रहे थे। ऐसी स्थिति में राजेंद्र पाल गौतम साहब की करियर की शुरुआत होती है। उसके बाद तो फिर सीमापुरी में वो रिकॉर्ड वोटों से भी जीतते हैं। उसके बाद वो अपना संगठन बनाते हैं और देश भर में 10 करोड़ बौद्ध बनाने का संकल्प लेकर निकलते हैं। उनका संगठन मिशन जय भीम, उस संगठन के तहत वो काम करते हैं। और उनकी सक्रियता जो है वो कांग्रेस पार्टी को भी दिखती है और ताना बाना बहुत अच्छा बुना जाता है, क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम बनता है, लाइक माइंडेड लोग ग्रुप बनता है, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम, प्रोफेसर रतनलाल और प्रोफेसर अनिल जैन, सूरज मंडल, इस तरह से करके बहुत सारे लोग हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ लोहा लेने की तैयारी में रहते हैं। और धीरे धीरे ये संपर्क जो है कांग्रेस पार्टी के साथ बेहतर होते चले जाते हैं। और राजेंद्र पाल गौतम साहब की खास बात यह है कि उनकी छवि जो है वो दाग रहित रही है और बहुत ही सभ्य सौम्य तरीके से अपनी बात रखते हैं। और रही बात अम्बेडकरवाद की, तो पक्के अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट हैं। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी बड़े दांव उत्तर प्रदेश में खेल रही है। अब आते हैं बहुजन समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश के ऊपर। यूपी में असल में जो दलितों का वोट है वो BSP को एक मुश्त मिलता रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में आप अगर 22 में देखें तो 13% वोट था, 24 के लोकसभा चुनाव में 9% हो गया। तो
ये जो ग्राफ है उसको देखकर विपक्षी दलों में जो अन्य विपक्षी दल हैं गैर बसपा, उनको लग रहा है कि दलितों को रिझाया जा सकता है, दलितों को अपने साथ लिया जा सकता है। और परंपरागत रूप से मान्यवर साहब के मिशन से पहले कांग्रेस पार्टी को ही ये वोट पड़ा करता था। तो यूपी में जो दलित मुस्लिम वोट था वो सपा और बसपा के प्रादुर्भाव से पहले वो कांग्रेस पार्टी के पास ही रहता था। लेकिन एक दलित समाज के नेता को इतने महत्वपूर्ण पद पे काबिज करना, यूपी की जिम्मेदारी देना, ये बहुत बड़ा कदम है। इससे राजनीति जो है और इंटरेस्टिंग और रोमांचक हो गई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, देखिए ध्यान से, बहुजन समाज पार्टी ये मान के चल रही है कि दलितों का जो उनका 20% कोर वोट है वो उनके पास लौट के आएगा, इसलिए वो ब्राह्मण समुदाय को साध रहे हैं। आप बहन मायावती के पिछले ट्वीट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहन जी ने दलितों के मुद्दों को छोड़कर ब्राह्मण समुदाय के मुद्दों को लगातार उठाया है। तो बीएसपी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसका उल्टा कर रही है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि जो मानवतावादी, संविधानवादी या जो एक तरह से लिबरल नॉन बीजेपी वोटर है, और वो उसमें से भी नॉन पिछड़ा, नॉन दलित, यानी कि जिसमें तथाकथित सवर्ण और पिछड़े वर्ग का वो हिस्सा जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहता, वो तो कांग्रेस मान के चल रही कि उनके पास आएगा, लेकिन वो दलित मुस्लिम को साधने के बड़े प्रयास कर रही है। आने वाले समय में आपको अगर किसी मुस्लिम नेता को कांग्रेस द्वारा बड़ी जिम्मेदारी दिखते हुए मिले तो उसके आप चौंकना मत, क्योंकि ये ताना बाना जो बुन रहे हैं दलित मुस्लिम का ही बुना जा रहा है, क्योंकि यही वोट है जिसको साधने कांग्रेस प्रयास कर रही है। और वो मान के चल रही है कि जो बाकी का वोट है वो उसको पहले की तरह मिलेगा। बसपा ये मान रही है कि दलित वोट तो उनको मिलेगा, वो ब्राह्मण और पिछड़ा और कहीं कहीं वो मुसलमान को भी साधने का प्रयास कर रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियां जो हैं दे आर प्लेइंग विद फायर, जिसे कहते हैं, दोनों ही पार्टी खतरा मोल ले रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सर्वे सर्वा उत्तर प्रदेश में एक दलित समाज का नेता होना, वो भी प्रखर अम्बेडकरवादी, जो कि जातीय व्यवस्था, मनोवाद, जातिवाद को पानी पी पी कर कोसते हैं। तो ये बात कितनी रास आएगी बाकी लोगों को? क्या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि अब तक तो आप एक एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, तो आपको पता था कि आपका एजेंडा क्या है, आपके मुद्दे क्या हैं, तो आप खुल के बोलते थे। अब लेकिन उनको अपना जिसे कहते हैं पूरा का पूरा आउटलुक चेंज करना पड़ेगा राजेंद्र पाल गौतम को। अब वो केवल दलित समाज की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, तो उनका जो बयान है उनको पूरे समूचे समाज को रिप्रेजेंट करते हुए बयान उनको देने पड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या बसपा को चिंतित होना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं, इसके आप कमेंट करके जवाब दीजिए कि क्या ये जो दलित वोट को लेकर खींचातान जो चलेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये सब तभी समझ में आ गया था जब तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम बहन मायावती के बंगले पर पहुंचे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ चर्चाओं में रहने के प्रयास तो हो रहे थे और दलित समाज को यही बताया जा रहा था कि हम तो बसपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। ये जो प्रयास हैं इसका कितना फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को, ये समय बताएगा। लेकिन अब बीएसपी जिस तरह से अपने मंचों पे शंख बजवा रही है, ब्राह्मण समुदाय मौजूद है, ये भी एक जिसे कहते हैं बहुत ही खतरनाक अप्रोच है। इसका फायदा हुआ तो बड़ा फायदा हो सकता है, नुकसान हुआ तो कितना नुकसान होगा? क्या वो कैडराइज्ड अम्बेडकरवादी समाज जिसको मान्यवर साहब ने तैयार किया था, क्या वो इस बात को राजनीति के रूप में समझ पाएगा, या इसको लेके आपत्ति करेगा या ऐतराज करेगा? ये सारी बातें हैं, इसके ऊपर आप मुझे कमेंट कर करके बताइए, ताकि हम भी कमेंट पढ़ें और हमें भी समझ में आए कि जनता क्या कह रही है, क्या समझ रही है, क्या सोच रही है। 12% ब्राह्मण है, लेकिन दलित समाज की आबादी इससे कहीं ज़्यादा है। उसमें जाटव समाज जो है, वो जो कोर वोट बसपा का है, वो भी एक बड़ी संख्या रखता है। तो ऐसे में एक जाटव नेता का, कांग्रेस पार्टी का यूपी में सर्वे सर्वा होना, अब ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम बैठने वाले नहीं हैं, उनकी गतिविधियां बहुत तेज उत्तर प्रदेश में चलने वाली हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो सवाल बसपा से पूछे जाएंगे वो ये कि आकाश आनंद को क्या सक्रिय किया जाएगा, क्यों नहीं किया जा रहा, कब किया जाएगा, क्योंकि चुनाव तो सर पर है। और ऐसे ही होते होते, क्योंकि चुनाव जल्दी होने की संभावना भी है, तो अगर चुनाव जल्दी हो जाते हैं तो चुनाव नवंबर दिसंबर में भी हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो समय बस ये मानसून के बाद सीधे ही चुनाव के
चुनाव जो है सीधे दस्तक देता हुआ आपको उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत स्पष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने जब संविधान की लाल किताब दिखाई तो उनको ये लग रहा है कि जब सपा के साथ उन्होंने भाजपा का भारी नुकसान किया और संविधान बचाना है, ये वाला फॉर्मूला उनका काम कर गया। सपा को 37 सांसद मिले, 111 विधायक विधानसभा में मिले थे। तो उनको लग रहा है कि ये एक बड़ा तबका है जो एंटी इनकम्बेंसी झेल रही भाजपा के खिलाफ लगातार लामबंद हो रहा है, और मूलभूत जो सवाल हैं विकास के, शिक्षा के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो गांव में अत्याचार उत्पीड़न है, और जिस तरह से सरकार आम जनता के मुद्दों को लेकर उदासीन है, ये सब बीजेपी को पता है कि ये चीज़ें हमें भारी पड़ेंगी, और उनके पास एकमात्र उपाय ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक राजनीति है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी गैर सांप्रदायिक वोटरों को, जो भाजपा के खिलाफ वोट करना चाहता है, जिसमें मानवतावादी संविधानवादी सवर्ण भी शामिल है, इसके साथ वो दलित और मुस्लिम का तड़का लगाना चाहते हैं ताकि कई दर्जन सीटों पे वो जिताऊ हो सकें। गठबंधन क्या होगा, किससे होगा, पता नहीं, लेकिन वो बसपा के पाले में गेंद ज़रूर डालेंगे, ये बात सही है। लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो अपनी टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, साफ तौर पे दिख रहा है, और यही कारण है कि दलित समाज के नेताओं को अच्छी पोजीशन वहाँ मिली हुई है। और राजेंद्र पाल गौतम के और भी बड़े ओहदे पर बैठने के बाद जो बाकी दलित नेता सक्रिय हैं, जो कि गैर राजनीतिक हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। वैसे बहुत सारा जो एक्स ब्यूरोक्रेट वर्ग है, इवन जो बहन जी की सरकार में भी IAS IPS रहे थे, वो सब लोग भी कांग्रेस के मंचों पे नज़र आते हैं। बहुत सारे नाम हैं उसमें, और बसपा क्योंकि इस तरह के प्रयास करती नहीं है, इस तरह की मीटिंग्स करती नहीं है, जो अलग अलग समूह हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, वकील हों, डॉक्टर हों, व्यापारी हों, पत्रकार हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, NRIs हों, बसपा इन समूहों को नहीं साधती, उनके साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं करती, तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता है। लेकिन अब जो ये राजनीति है बसपा की, वो कितना लाभ देगी, नफ़ा होगा, नुकसान होगा, ये तो चुनाव रिजल्ट बता ही देगा आपको। लेकिन इंतज़ार रहेगा कि BSP की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस द्वारा पदोन्नति, उनको सर्वे सर्वा बनाना, ये बहुत बड़ा कदम है। 30 साल पहले कभी सुशील कुमार शिंदे साहब को भी यूपी में इस तरह की जिम्मेदारी मिली थी, और दलित समाज को लेके कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है, क्योंकि राहुल गांधी ने मान्यवर साहब को लेके, बहन जी को लेके बहुत अच्छी टिप्पणियां की हैं। वो बहुत सावधान हो गए हैं कि एक वर्ग इमोशनल है, उसका वोट पाना है तो आपको तारीफ करके ये बताना होगा कि भैया बड़ी लड़ाई है और इसमें हमें भाजपा को हराना है। मान्यवर साहब ने अच्छा काम किया और हमारी गलती थी। राहुल गांधी अपनी गलती भी मान रहे हैं कि हमने 80 के दशक में दलित समाज को वोट बैंक समझ लिया और उनको नुमाइंदगी नहीं दी, पद नहीं दिए, उनको ओहदे और अहमियत नहीं दिया। ये सारी जो है बातें एक्सेप्ट राहुल गांधी कर रहे हैं अपने मंच से। जब SC मोर्चा के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें जो है मंच से कही जा रही हैं। ऐसे में मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए कि ये जो घटनाक्रम है इस पर आपको क्या लग रहा है, इससे राजनीति क्या करवट लेगी, क्या समीकरण बनेंगे, बसपा के लिए चुनौती है, नहीं है, आपको क्या लगता है? कमेंट करिए और अपनी विधानसभा और ज़िले का नाम भी लिख दें ताकि हमको अंदाज़ा हो जाए कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं और आप किस क्षेत्र की जो बात है वो कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, निःशुल्क होता है, पैसा नहीं लगता। राजेंद्र पाल गौतम साहब से मुलाकात करेंगे तो उनका इंटरव्यू भी लेंगे और बसपा के जो समर्थक और विश्लेषक हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे और दोनों तरफ का जो पक्ष है वो आपको सुनाएंगे ताकि जनता जनार्दन जो है वही जज है, वही बताएगी कि कौन सही कौन गलत है। आपका निर्णय जो है वो राजनीति में, लोकतंत्र में सर्वोपरि है, सराखों पर है। जनता ही बताती है कौन नेता है कौन नहीं है, किसकी सरकार बनेगी किसकी गिरेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए रिपोर्ट लाते हैं, विश्लेषण लाते हैं और गैर राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर भी हम खबरें लाते हैं। हमने एक खबर बनाई थी जो मुजफ्फरनगर में 13 बंधुआ मजदूरों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, वो लगभग 80-90 लाख लोगों ने देखी है, तो आपका धन्यवाद। फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, सर्च आपको बस इतना करना है DNN हिंदी, दलित न्यूज नेटवर्क, करिए और सब्सक्राइब करिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें।
चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।